गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने 9th 5 ईयर प्लान को देख लिया था। अब हम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को देखेंगे। ड्यूरिंग द टर्नर ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री, बैंकिंग वॉज मोनोपोली ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. These banks represented different industrial groups. The directors of this bank were working toward the developing industrial sector and increasing its profit. In order to stop this, the government nationalized the Imperial Bank in 1955 and it got converted into State Bank of India. This bank opened several branches all over country in a short while and played a major role in development. जब हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे और लाल बहादुर शास्त्री थे, उस मतलब पंडित नेहरू टू लाल बहादुर शास्त्री, इनका जो कार्यकाल है, इसमें जो बैंक्स थे, जो आज आपको नेशनलाइज्ड बैंक दिखने को मिल रही है, वो नेशनलाइज ना होते हुए प्राइवेट सेक्टर में आती थी। प्राइवेट बैंक्स थी, जैसे आज हम देख रहे हैं कि नेशनलाइज्ड भी है, कुछ प्राइवेट है, ICICI हुए, HDFC हुई, ठीक है, कोटक महिंद्रा हुई। ये जो बैंक्स है ये नेशनलाइज नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स है, ठीक है, किसी एक इंडस्ट्रियल ग्रुप को बिलोंग करती है ये, ठीक है। बट बाकी की सब, जैसे कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, ये महाराष्ट्र बैंक है, ये जो बैंक है ये हमारी नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है। लेकिन पहले जब पंडित नेहरू टू लाल बहादुर शास्त्री का जो कार्यकाल हम देखते हैं, उसमें हर बैंक नेशनलाइज नहीं थी, कोई भी बैंक नहीं थी, सभी बैंक प्राइवेट थी और किसी न किसी कंपनी को बिलोंग करती थी। अब ये कंपनी के जो मालिक थे या डायरेक्टर्स थे, ये क्या करते थे, सिर्फ इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, डेवलपिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, उनको ही लोन दिया जाता था, साथ में इनको प्रॉफिट भी कमाना था। आज हमको जब नेशनलाइज्ड बैंक लोन देती है तो हमसे कम ब्याज दर या इंटरेस्ट लेती है, लेकिन वही अगर आज भी हम प्राइवेट बैंक से कोई लोन अप्लाई करते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो सरकारी बैंक या गवर्नमेंटल बैंक से कई ज़्यादा होता है, क्योंकि इन बैंकों का एक ही फंडा होता है, प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनका फंडा होता है कि वो लोगों को कर्ज दे इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए या छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए, ठीक है, एजुकेशन लोन दे और उनसे कम इंटरेस्ट ले ताकि उन पर ज़्यादा बोझा ना पड़े। लेकिन ऐसा प्राइवेट सेक्टर नहीं सोचती, और तभी ऐसा अगर आज है तो उस वक्त तो एक भी नेशनलाइज्ड बैंक नहीं होगी, तो फिर लोगों को अगर कर्ज चाहिए, अगर लोन चाहिए, तो उनको ऑफकोर्स सभी प्राइवेट बैंक थी तो प्राइवेट बैंक की ओर ही जाना चाहिए। लेकिन फिर इंटरेस्ट का कैसे, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, उनको तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए था। और यही जो लोगों की समस्या है, और ये प्रॉफिट कमाने की ये बैंकों की जो एक स्पर्धा थी, उसको रोकने के लिए 1955 में इम्पीरियल बैंक को सबसे पहले नेशनलाइज किया गया और उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नया नाम इम्पीरियल बैंक का रखा गया, उसके बाद इसकी बहुत सी शाखाएं देश भर में खोली गई। और ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी है, इसने हमारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाया है। बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन। इंडिया हैज़ adopted a mixed economy after independence. Nationalization of bank was essential to cover the deficits if they occurred while implementing different schemes. All the profits of these banks would come into the government treasury once they were nationalized. Along with this, the policy of developing small industries and pharmaceutical industries had to be implemented. Lal Bahadur Shastri undertook the experiment of the Green Revolution in order to overcome the food shortage and drought. During the tenure of Prime Minister Indira Gandhi, Congress Forum for Socialist Action, a group of Congress party inspired by the socialist ideas, made a demand for nationalization of commercial banks. Even the Communist Party supported this demand. अब बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन, अब हमने देखा कि 1955 में एक ही बैंक हमारी नेशनलाइज्ड हुई थी सबसे पहले, वो थी इम्पीरियल बैंक, जिसका नाम रखा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन क्या हमारे इतने बड़े देश में, जितनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे सिर्फ एक बैंक अगर नेशनलाइज्ड हुई तो क्या हो जाएगा? हमें तो फास्ट डेवलपमेंट करनी है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा बैंक हमारा नेशनलाइज्ड होनी चाहिए।
इसके लिए क्यों हमको नेशनलाइज करने थे बैंक, उसके कुछ रीज़न हमको दिए हैं। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वॉज इसेंशियल टू कवर द डिफिक्ट्स इफ दे ऑकर्ड वाइल इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट स्कीम। पहला पॉइंट, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक होना ज़रूरी था, क्योंकि जब हम बाकी के डेवलपिंग के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं बहुत सारी स्कीम्स, उस स्कीम में पैसों की वजह से कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो हमको बैंकों का नेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है। ऑल्सो द प्रॉफिट ऑफ दिस बैंक वुड कम इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी वंस दे वेयर नेशनलाइज्ड। दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि अगर कोई भी बैंक नेशनलाइज्ड होती है तो उसका जो प्रॉफिट है, लोग जो लोन उठाते हैं बैंकों से, उसका प्रॉफिट, उसका इंटरेस्ट देते हैं, वो इंटरेस्ट मतलब उस बैंक का प्रॉफिट है। अगर वो बैंक प्राइवेट है तो उसका जो प्रॉफिट है, लोगों का जो इंटरेस्ट का पैसा है, वो सीधे जाएगा उस प्राइवेट कंपनी के हाथ में। ठीक है, जिसका कुछ उपयोग लोगों को नहीं होने वाला है। लेकिन अगर एक हाथ बैंक नेशनलाइज्ड हो गई तो उसका जो प्रॉफिट है, मतलब उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है, वो सीधे गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा होगा, जो ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दिस द पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैड टू बी इम्प्लीमेंटेड। इसके साथ तीसरा फ़ायदा ये होगा कि ये जो प्राइवेट बैंक है, ये छोटे छोटे उद्योगों को, नए उद्योगों को लोन देने के लिए नहीं देखती। क्यों? क्योंकि रिस्क ज़्यादा होती है, इंटरेस्ट कम होता है, इतनी बड़ी रिस्क कैसे लेंगे, इसलिए डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दो। तो फिर अगर हम उद्योगों को सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर हम कोई भी बैंक नेशनलाइज्ड करते हैं तो गवर्नमेंट खतरा उठा के उन छोटे छोटे उद्योगों को, इंडस्ट्रीज़ को लोन देगी। जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, इनको लोन देगी, जिससे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। लाल बहादुर शास्त्री undertook the experiment of green revolution in order to overcome the food shortage and drought during the tenure। अब ये लाल बहादुर शास्त्री के वक्त जो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया ताकि फूड शॉर्टेज और ड्रॉट से हम उभर पाए, इसके लिए भी अच्छा खासा पैसे होने की ज़रूरत थी। तो वो पैसा देगा कौन? ऑफ कोर्स बैंक देगी। लेकिन बैंक अगर नेशनलाइज्ड है तो गवर्नमेंट को पैसा देगी। अगर वो प्राइवेट बैंक है तो वो सीधे भी ना भी कह सकते कि नहीं देना मुझे पैसा। तो फिर इसीलिए नेशनलाइजेशन बैंक का ज़रूरी था। उसके बाद एक डिमांड आई थी। अब इतनी जल्दी से ये डिसीजन क्यों लिया गया? क्योंकि कांग्रेस जो है, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो कांग्रेस का एक ग्रुप था, जो कांग्रेस के ही लोग थे जो सोशलिज्म में ज़्यादा भरोसा करते थे। उनको लगता था कि सोशलिज्म हमारे देश के लिए अच्छा है, तो कुछ ऐसे काम हैं जो सोशलिस्ट के हिसाब से होने चाहिए। उस ग्रुप का नाम था ग्रुप फोरम ऑफ सोशलिस्ट एक्शन। इन्होंने डिमांड की थी कि बैंकों का नेशनलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि तब तक प्राइवेट बैंक थी और प्राइवेट बैंक सिर्फ बड़े लोगों को लोन देती है, गरीब लोगों को नहीं देती है। और सोशलिज्म कास्टिज्म पर ही, मतलब क्लासिज्म पर डिपेंड है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, गरीब लोग और गरीब ही रहते हैं। तो इसीलिए इस जो एक्शन है, ये जो ग्रुप है, इसने डिमांड की थी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया जाए ताकि सबको बराबर का हिस्सा, बराबर डेवलपमेंट मिल सके। ठीक है। उसके बाद एक कम्युनिस्ट पार्टी हमारे देश में थी, आजकल वो नहीं दिखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी खासी बड़ी पार्टी थी, तो उन्होंने भी ये जो डिमांड है उसको सपोर्ट किया था। ओके, आगे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अनाउंस द 20 पॉइंट प्रोग्राम on 1st July 1975 and resolved to make the effort toward the rapidly becoming a development nation. The main provision of 20 point program are as follows. प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जुलाई 1975 को 20 पॉइंट प्रोग्राम डिस्कस किया था या अनाउंस किया था। उसके ज़रिए ये प्रोग्राम हमने क्यों बनाया था? ताकि हमारा रैपिडली बीइंग अ डेवलप नेशन, हमको जल्दी से जल्दी डेवलप नेशन बनना था, अपना डेवलपमेंट करना था। पहला है लैंड सीलिंग फॉर सिटीज़ एंड एग्रीकल्चर लैंड, इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ, मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, इंक्रीज इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम। क्या है लैंड सीलिंग फॉर सिटीज़ एंड एग्रीकल्चर लैंड? ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड और सिटीज़ के लिए लैंड सीलिंग करना। इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ मतलब बराबर हिस्सा करना, जितनी भी प्रॉपर्टी देश के पास है उससे।
इसका मतलब क्या है कि जितना जिसका काम है उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स जो है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको कम से मतलब उनकी ज़रूरतें पूरी हो इतना तो भी कमाई उनकी होनी चाहिए, इतना पैसा उनको मिलना चाहिए। जैसे मज़दूर लोग हैं तो मज़दूर लोगों को इतनी तनख्वाह तो मिलनी चाहिए एक दिन में कि उनकी दिन भर की जो ज़रूरतें है वो पूरी हो सके। इंक्रीज़ इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम, जो वाटर कंजर्वेशन स्कीम है मतलब डैम बनाना बड़े बड़े, ठीक है, नहर खोदना, ये काम करने हैं। दूसरा है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, नेशनल ट्रेनिंग स्कीम, फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर। अब वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री मतलब वर्कर की यूनियन बनाना, उनका पार्टिसिपेशन, उनका ओपिनियन इंडस्ट्री में ज़रूरी है। उसके बाद नेशनल ट्रेनिंग स्कीम शुरुआत करना। ये जो उद्योग है या छोटे छोटे कारखाने, इनके लिए ट्रेनिंग स्कीम की ज़रूरत होती है, वो तैयार करना। और जो बंधुआ मजदूर है, फ्रीइंग बाउंडेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूर मतलब अगर किसी के दादा परदादा, ये एक प्रथा है, दादा परदादा, उसके दादा, उसके परदादा अगर किसी घर में मजदूर बन के काम कर रहे हैं तो ऐसा बोलते थे कि उनका पूरा परिवार ही मजदूर होगा, चाहे उस परिवार में कोई पढ़ लिख के वकील क्यों ना बन जाए, लेकिन होगा वो मजदूर ही। तो उसी परिवार, वो मालिक के घराने की आपको सेवा करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं पीढ़ी पीढ़ी से जो मजदूरी करते आ रहे थे किसी एक घराने के, उसको बोलते थे बंधुआ मजदूर। ये समस्या बहुत बड़ी थी हमारे देश में, तो ऐसे बंधुआ मजदूर को मजदूरी से फ्री करना। तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेंशन, इकोनॉमिक क्राइम्स एंड स्मगलिंग। टैक्स की चोरी जो हो रही थी देश में उसको रोकना, इकोनॉमिकल क्राइम्स को रोकना और स्मगलिंग को रोकना। फोर्थ है रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, इम्प्रूवमेंट्स इन द बेसिक डिस्ट्रीब्यूशनल सिस्टम। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, डेली नीड्स की चीज़ें, उनके दाम या खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके दाम नहीं बढ़ने चाहिए, एकदम रेगुलराइज्ड रहने चाहिए। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो है मतलब सिस्टम जो है, मतलब हमारा राशन सिस्टम जो इसको बोलते हैं, राशन कार्ड, राशन ये हमारी दुकान, वहाँ की जो सिस्टम है वो ज़्यादा इम्प्रूव करना। इम्प्रूवमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर, वीविंग लोन्स फॉर वीवर सेक्शंस, हाउसिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, मेकिंग एजुकेशनल इक्विपमेंट अवेलेबल टू द स्कूल्स। इसके साथ टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट करना, हैंडलूम सेक्टर में मतलब जो हाथ माग होता है, जो हाथ से कपड़े तैयार करते हैं हैंडलूम पे, उसमें इम्प्रूवमेंट करना। उनके लिए वीवर लोगों को, जो बुनकर लोग हैं, उनको लोन देना। हाउसिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटी तैयार करना मतलब लोगों के लिए घर बांधना, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ तैयार करना। उसके बाद एजुकेशनल इक्विपमेंट जो है वो स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट करना। इस तरह से ये हमको 5 पॉइंट दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट होंगे, ये मेन पॉइंट हमको यहाँ पर दिए हुए हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम की। अब इशू ऑफ वर्कर, अब ऐसा भी कुछ हुआ था जो बहुत बड़ा था उस वक्त, जिसने सभी देश को हिला दिया था। तो हम देखते हैं वो क्या है। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज स्टार्टेड इन मुंबई ऑन 11 जुलाई 1851 बाय कावसजी दवार। इवेंचुअली मिल स्टार्टेड इन दादर, पार्ले, भायखाला, शेवड़ी, प्रभादेवी एंड वॉरली. दिस पार्ट केम टू बी नोन एज गिरगांव और टाउन ऑफ मिल्स. ठीक है, अब क्या हुआ, हमने देखा था कि 11 जुलाई 1851 को कावसजी दवार नाम के एक इंसान ने मुंबई में सबसे पहले एक टेक्सटाइल मिल लगाई. उसकी देखा देखी में बाद में बहुत सी मिल्स दादर, पार्ले, भायखाला, शिवड़ी, प्रभादेवी, वारली, ये जो मुंबई के आसपास के ठिकाने हैं वहाँ पे बहुत सारी मिल्स लग गई. ठीक है, कपड़ा मिल. और फिर इन सभी जगहों को बोला जा रहा था गिरनगांव. गिरनगांव मतलब जहाँ गिर है, गिर मतलब फैक्ट्री, तो गिरनगांव का हो गया गिरगांव. ठीक है, टाउन ऑफ माइल्स, मिल्स मतलब मिल्स का शहर. In 1980s, the increasing unrest among the workers was due to the economic condition in their sector. In some industries, the wages of workers were increasing. They were also getting more amounts as a bonus. They were getting more facilities than the textile mill workers. अब क्या हुआ, 1980s में ऐसी एक सिचुएशन तैयार हुई जिससे ये जो कपड़ा मिल के वर्कर थे इनमें बहुत सारा गुस्सा या अनरेस्ट तैयार हो गया. इनका क्या हुआ है, बाकी के जो इंडस्ट्रीज थे
कपड़ा मिल उद्योग छोड़ के, ठीक है, वहाँ के जो वर्कर मजदूर थे उनको इनसे ज़्यादा वेजेस मिलते थे, पगार भी ज़्यादा थी, बोनस भी मिलता था और अच्छा खासा उनको बाकी की फैसिलिटीज़ भी मिलती थी। जबकि ये फैसिलिटी एक मिल के वर्कर को मिल रही है तो कपड़ा मिल वर्कर को भी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। In the Diwali 1981, the worker expected to get a bonus of 20%. The Rashtriya Mill Mazdoor Sangh, which was negotiating with the employers, agreed upon 8 to 17 bonus without taking workers into confidence. The cut in the bonus proved to be the cause of unrest. अब हुआ क्या, 1981 की जो दिवाली थी उस वक्त इन मिल मजदूरों को लगता था कि इनको 20% बोनस मिलना चाहिए दिवाली का, ठीक है। इनकी एक संगठना थी जिसका नाम था राष्ट्रीय मिल मजदूर संगठना। इन्होंने क्या किया, ये लोग अब निगोशिएट कर रहे थे, मतलब बातचीत कर रहे थे मिल्स के ओनर्स के साथ कि ऐसा लोगों को चाहिए कि वो 20% ये दे। अब कपड़ा मिल मजदूरों को भी लग रहा था कि हमारे नेता लोग बात कर रहे हैं तो हमको 20% बोनस मिलेगा। लेकिन ये जो नेता लोग थे इन्होंने 8 से लेके 17% बोनस तक की जो डिमांड थी, जो उनको सामने ओनर लोगों ने रखी थी कि नहीं हम 8 से 17% के बीच में ही आपको बोनस दे सकते हैं, उसको मान्यता दे दी। अब मान्यता देने से पहले इन नेता लोगों को चाहिए था कि ये मज़दूर लोगों से बात कर ले एक बार कि ऐसा ऐसा है बाबा, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं, अपने आप ही निर्णय लेके हाँ बोल दिया और मज़दूर लोगों को बताया भी नहीं। इससे क्या हुआ है कि उनका बोनस कट हो गया, उनको जो 20% चाहिए था वो मिला नहीं, 17% भी नहीं, 8% मिला, जिससे मज़दूरों में अशांतता, क्रोध तैयार हो गया। दे आस्क्ड हिम, some worker went to Dr. दत्ता सामंत, they asked him to accept their leadership। कुछ वर्कर को जब पता चला तो वो डॉक्टर दत्ता सामंत इनके पास गए और कहा कि आप हमारे लीडर बनो। वर्कर्स ऑफ 65 मिल्स केम टुगेदर एंड डॉक्टर दत्ता सामंत लीड द स्ट्राइक। 65 मिल्स के लोग जो थे, मजदूर थे, उन्होंने एक साथ आके ये किया और टुगेदर आए और दत्ता सामंत को अपना नेता चुना और स्ट्राइक किया, धरने पर बैठ गए। ऑन 18 जनवरी 1982 2.5 लाख वर्कर्स वेंट टू द स्ट्राइक। 1982 में 2.5 लाख वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले गए। गिरगांव मिल स्टॉप्ड रनिंग, मेकिंग इट सीम लाइक मुंबई's हार्ट स्टॉप थ्रोबिंग। और गिरगांव की जितनी भी मिलें थी वो सब की सब रुक गई, ऐसा लग रहा था कि मुंबई की धड़कन रुक गई है। The Chief Minister of Maharashtra, Barrister A.R. Antule, set up a committee to solve this issue. Later, Baba Saheb Bhosle became the Chief Minister of Maharashtra state. He insisted that, as per law, he would talk only with the Rashtriya Mill Mazdoor Sangh. डॉक्टर दत्ता सामंत डिमांडेड दैट द लॉ बी रिवोक्ड। अब फिर चीफ मिनिस्टर जो थे उस वक्त के बैरिस्टर A.R. अंतुले, हमारे महाराष्ट्र के, उन्होंने कमेटी तैयार की ये जो मज़दूरों का इश्यू है वो सॉल्व करने के लिए। उसके बाद बाबा साहेब भोसले जो चीफ मिनिस्टर बने महाराष्ट्र स्टेट के, उन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ राष्ट्रीय मिल मजदूर से बात करेंगे, मजदूर संघ से बात करेंगे। लेकिन वर्कर ने इसके लिए अपोज किया क्योंकि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ने पहले ही उनसे धोखा किया था। और डॉक्टर दत्ता सामंत डिमांडेड दैट द लॉ बी रिवोक्ड। और दत्ता सामंत जो अब मजदूरों के लीडर थे, उन्होंने भी ये बात अमान्य की कि राष्ट्रीय मजदूर संघ से हमें कोई बात नहीं करनी। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्राइक वर्कर रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम देयर नेटिव विलेजेस। इट वॉज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हेल्प ईच अदर। They set up a departmental committees and distribute food, grains, assistance of the form of funds, etc. The left parties had supported the strike. अब क्या हुआ, ये जो वर्कर्स थे ये बहुत हाई फाई लेवल के नहीं थे, बहुत कम वेजेस पर काम करने वाले लोग थे। तो अभी 2 साल से अगर स्ट्राइक पे है तो घर कैसे चलेगा। तो इनके जो नेटिव विलेजेस थे, गांव से इनको खाना पानी आ जाता था। इन्होंने खुद से एक दूसरे की मदद की, डिपार्टमेंटल एक कमेटी बनाई जिससे सभी मज़दूरों को चावल, अनाज, घरगुती चीज़ों के सामान की
वो सब कुछ देती थी, ठीक है। द लेफ्ट पार्टीज हैड सपोर्टेड द स्ट्राइक, और जो अपोजिशन में पार्टी थी, लेफ्ट साइड पार्टी मतलब अपोजिशन में पार्टी जो सत्ता में नहीं थी, उन लोगों ने भी इनको सपोर्ट दिया था। एज द स्ट्राइक ब्रेक डाउन, एफर्ट वेयर मेड टू स्प्लिट द स्ट्राइकिंग वर्कर्स रैंक्स। इवन एज द स्ट्राइक कंप्लीटेड 6 months, द सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली इग्नोर्ड इट। 6 महीने गुजर गए स्ट्राइक को, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। द वर्कर स्टार्टेड ए जेल भरो एगिशन। इन सितंबर 1982, 1.5 lakh वर्कर टुक अ मार्च ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। और फिर वर्कर को लगा कि हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे महाराष्ट्र सरकार, तो उन्होंने जेल भरो आंदोलन किया, मतलब सभी लोग जेल में जाके बैठ गए। अब 2.5 लाख लोगों को कहाँ पे जेल में रखेंगे। उसके बाद 1982 में सितंबर में 1.5 लाख वर्कर ने मार्च निकाला मतलब सत्याग्रह, दांडी यात्रा जैसे यात्रा निकाली। कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, महाराष्ट्र के विधानसभा पे। इट डिडंट हेल्प एट ऑल, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। द स्ट्राइक कंप्लीटेड अ ईयर, ऐसा करते करते स्ट्राइक को 1 साल हो गया। दिस वॉज द फर्स्ट स्ट्राइक टू हैव गॉन फॉर 1 year। ये आपसी पहली स्ट्राइक थी जिसको 1 साल तक कंटिन्यू किया गया है, 1 साल तक चली है। इन दिस पीरियड अबाउट 1.5 लाख वर्कर बिकम अनएम्प्लॉयड। ये पीरियड में कम से कम 1.5 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। एज ए पॉलिस्टर हैड became into the greater demand than the cotton cloth, the sale of milk cloth had already got affected। इसमें एक और चीज़ हुई कि पॉलिस्टर नाम का नया कपड़ा इन्वेंट हुआ था। वो बहुत हल्का, बहुत चमकीला और बहुत सस्ता मिलता था कॉटन कपड़े से। तो ये जो मिल थी, इन पर वैसे भी ज़्यादा का बोझा बढ़ गया था। इनकी जो डिमांड थी कॉटन की वो कम हो गई थी कॉटन कपड़े की, तो पैसे अच्छा खासा सेल उनका अफेक्ट हुआ था। The mills moved from Mumbai to Surat in Gujarat. The central government nationalized the 13 textile mills. Appointment of attributor did not help to resolve this issue। और फिर क्या हुआ, सभी जो मेंबर्स, अभी थोड़ा सा सोचने की बात है कि इनको पता था मिल के मालिकों को कि अगर हमने मिल फिर से स्टार्ट की तो हमको इन पूरे मज़दूरों का पैसा, 1 साल का बोनस और 1 साल का पगार दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे मिल चालू करने के बजाय, मुंबई में मिल चालू करने के बजाय गुजरात में नई मिल डाली और वहाँ पे स्टार्ट की। 13 मिल्स नेशनलाइज्ड हुई है, लेकिन मिल मज़दूरों को वापस नहीं लिया गया। पूरी तरह से उनका इशू वैसे ही हेल्पलेस रहा है। बहुत से लोग इस वक्त बेरोज़गार हो गए, बहुत से बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ा, बहुत से बच्चे छोटेपन से काम करने लगे। बहुत ही भयानक परिस्थिति हो गई थी इस वक्त मुंबई के मिल मज़दूरों की। इस पर बहुत से पिक्चर्स भी निकले हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि हालत क्या है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। द ईयर 1991 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आफ्टर द 10th जनरल इलेक्शन, PV Narasimha Rao became the Prime Minister of India with Dr. Manmohan Singh as the Finance Minister. He adopted the new economic policy of linking India's economy with the global economy. For this, fundamental changes were brought in about the Indian economy. Indian economy was brought in tune with the global mainstream. अब क्या हुआ, हम आते हैं 1991 में। यहाँ पे हमने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी तैयार की, ठीक है। आफ्टर द 10th जनरल इलेक्शन, PV नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने, ठीक है। इन दोनों ने मिलके हमारे इकोनॉमी पॉलिसी को चेंज किया है, नए बदलाव लाए हैं। सही मायनों में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारी जो फाइनेंशियल परिस्थिति थी उसको चेंज किया है, हमको ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ा है, ठीक है। इस वक्त इंडियन इकोनॉमी वॉज ब्रॉट इन द ट्यून विद द ग्लोबल मेनस्ट्रीम। हम तभी से 1991 में जब हमने अपनी इकोनॉमी पॉलिसी में चेंज किए, तभी से हम ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं।
इस पीरियड में इंडियन इकोनॉमी वॉज द क्राइसिस सिचुएशन बिफोर द PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट टुक द चार्ज. चंद्रशेखर वॉज द प्राइम मिनिस्टर. ड्यूरिंग हिज टेन्योर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज 70%. ये जो पीरियड है पर PV नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टर पद का, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था इकोनॉमी के दृष्टि से. बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में हमारी इकोनॉमी थी. PV नरसिम्हा राव से पहले चंद्रशेखर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तब हमारा इन्फ्लेशन रेट था 70%. इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैड गॉन डाउन बाय 1.1%. इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओनली इनफ टू लास्ट फॉर इम्पोर्ट्स फॉर अ वीक. It had become difficult to pay back its loan and even give the interest on it. In May 1991, government had tried to control the situation by selling some its gold reserve and by mortgaging some. अब क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इतनी 1.1% तक आ गई थी. हमारे पास सिर्फ इतना ही फॉरेन एक्सचेंज रह गया था जो एक वीक के लिए हमारे पास काफ़ी था. उसके बाद हमारे पास कुछ पैसा नहीं था. सरकार पूरी खाली थी, ट्रेजरी पूरी खाली थी. फिर क्या, फिर हमने लोन चाहिए. लोन जो हमारा था उसको भी हम वापस करना था, उसका इंटरेस्ट भी देना था. तो फिर क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ जो रिज़र्व लोन होता है, रिज़र्व गोल्ड होता है गवर्नमेंट के पास, कुछ गोल्ड को बेच दिया और कुछ गोल्ड को मॉर्गेज किया. Before the Chandrasekhar government, VP Singh government had incurred the liability of over 10,000 crore rupees on the economy by waiving off the loans of all the farmers. इससे पहले क्या किया, VP सिंह जो गवर्नमेंट में थे, VP सिंह की जो गवर्नमेंट थी उसने 10,000 करोड़ रुपए का जो लोन था वो फार्मर्स के लिए माफ़ कर दिया था. The proportion of internal loans of central and state government together to the gross domestic product was 55%. और इससे क्या हुआ, सेंट्रल का जो लोन था वो भी बर्डन उनके ऊपर बढ़ गया और स्टेट लेवल का भी जो लोन था उसका भी बर्डन बढ़ गया. इन 80-81 फॉरेन लोन वाज 2350 करोड़ डॉलर्स. 1980 से 81 तक हमारे देश पर 2350 करोड़ डॉलर का लोन था. इट इंक्रीज्ड इन 8380 करोड़ डॉलर्स इन 1991. ठीक है, वो बढ़ के 8380 करोड़ डॉलर हो गया था 1990 से लेके 91 तक. देखिए कितना फ़र्क है. 80 से लेके 81 तक 2350 करोड़ का डॉलर का लोन था हमारे देश पर, लेकिन वही 10 सालों में हमारा लोन 8380 करोड़ तक बढ़ गया था और डॉलर्स में था, तो उसका इंटरेस्ट भी हमको डॉलर्स में ही देना था. गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्कुल खाली थी, हमारा ग्रॉस रेट खाली था, सोना बेच चुके थे, मॉर्गेज भी कर चुके थे. एट दिस टाइम इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओनली $100 करोड़ डॉलर्स और उस वक्त हमारे पास सिर्फ 100 करोड़ डॉलर्स थे और लोन हमारे पर था 8380 करोड़ डॉलर का. These also had a background of increased oil prices due to the invasion of Kuwait by Iraq. It became difficult for the India to raise a loan. Even the non-resident Indians started withdrawing their deposit in foreign currency from India. इससे भी एक और बात इसमें हुई जिसको हम बोलते हैं ना दुष्काल 13वां महीना, उस हिसाब से कि कुवैत पर इराक ने इन्वेशन कर लिया था. मतलब इन दोनों की लड़ाई चालू हो गई थी. इराक जीत गया था कुवैत से और कुवैत हमको हमेशा से जो मिनरल ऑयल है जिसको हम नेचुरल ऑयल बोलते हैं, पेट्रोल डीजल, वो हम वहाँ से मंगाते थे. लेकिन जैसे ही इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया तो यहाँ पर पेट्रोल के दाम बढ़ गए. ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हमको पता है कि सभी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं. लोगों के पास वैसे भी पैसा नहीं था. इंडिया लोन रेज नहीं कर पा रही थी, लोन नहीं दे पा रही थी, लोन उठा नहीं पा रही थी. यहाँ तक कि जो नॉन रेसिडेंटियल इंडियंस थे जिन्होंने हमारे इंडिया के बैंकों में पैसा रखा था डॉलर्स में, ठीक है, वो भी अपना अपना पैसा निकाल कर ले जा रहे थे. इतनी वर्स्ट कंडीशन हमारी उस वक्त थी. तो फिर क्या रेमेडीज़ की हमने,
PV Narasimha Rao appointed Dr. Manmohan Singh as a finance minister in order to find a way out of this situation. Dr. Singh undertook many corrective measures. The situation began to change. ऐसे में पीएन नरसिम्हा राव ने सबसे पहले मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और उनको बोला कि ये ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है, इस पर मार्क निकालो। और पीवी मनमोहन सिंह अच्छे खासे फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंशियली उनकी स्टडी बहुत हार्ड है, तो उन्होंने फिर कुछ चेंजेस किए, इतने अच्छे चेंजेस किए कि अपनी परिस्थिति चेंज होने लगी। ही रिमूव्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ही रिस्ट्रिक्ट द लाइसेंस सिस्टम टू 18 इंडस्ट्रीज, ही व्यू ऑफ द इंक्रीज लॉसेस in the public sector industry, he opened up the public sector for investment by the private industries. उन्होंने सबसे पहले जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उसकी रिस्ट्रिक्शन हटा दी। मतलब क्या किया, हमारे यहाँ पे कोई अगर फॉरेन की कंपनी फैक्ट्री लगा रही है तो उन पर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस थे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। हमको चाहिए था पैसा, फॉरेन का पैसा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिस्ट्रिक्शंस थे उसको थोड़ा सा कम कर दिया, रिमूव ही कर दिया कि आओ हमारे देश में फैक्ट्री लगाओ और हमको पैसा दो एज ए टैक्स, हमारे लोगों को रोज़गार दो एज ए एम्प्लॉइज़। ठीक है, उन्होंने और क्या किया, ही रेस्ट्रिक्टेड द लाइसेंस सिस्टम टू 18 इंडस्ट्रीज़, उन्होंने लाइसेंस सिस्टम 18 इंडस्ट्रीज तक रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। इन व्यू ऑफ द इंक्रीज लॉसेस इन द पब्लिक सेक्टर, अब पब्लिक सेक्टर भी लॉस में था, पब्लिक सेक्टर मतलब जो सरकारी ये थी इंडस्ट्रीज़ वो भी लॉस में थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको भी ओपन अप किया पब्लिक सेक्टर को, कि प्राइवेट सेक्टर जो है, जो प्राइवेट लोग हैं वो भी पब्लिक सेक्टर में, मतलब सरकारी जो काम ये है इंडस्ट्रीज उसमें पैसा लगाए, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो लगा सके, तो फिर प्राइवेट सेक्टर से मंगाया गया। In order to bring the share market under control, he established the Securities and Exchange Board of India (SEBI) in 1992. National Stock Exchange was computerized. He gave priority to remove the specter of recession. उन्होंने जो ये है शेयर मार्केट है उसको कंट्रोल करने के लिए SEBI की स्थापना की 1992 में। उसके बाद पूरा स्टॉक एक्सचेंज जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट, उसको कंप्यूटराइज्ड किया गया। Foreign investment in India grew during the first tenure of Dr. Manmohan Singh as a finance minister. India could recover the gold mortgage with the Bank of England. इससे क्या हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो ये तैयार की थी, हमको उभारने के लिए इस परिस्थिति से, उससे परिस्थितियाँ चेंज होने लगी। ठीक है, और हमारे इंडिया में पैसा आने लगा। फिर हमने अपना जो मॉर्गेज लोन रखा था इंग्लैंड के बैंक में, वो हमने छुड़ा लिया। द गवर्नमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास एज वेल एज द मिडल क्लास, गवर्नमेंट को सपोर्ट मिला, जिनके पास पैसा है वो भी इन्वेस्ट करने लगे। गवर्नमेंट का अगर